स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया वॉच में और हम हाजिर हैं अपने ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है इतिहास के पन्नों से। एक नाम जो जहन को हैरत और कुछ पोशीदा राज जानने की ख्वाहिश में डाल देता है, जो माजी की तमाम सुनी और अनसुनी कहानियों का मजमुआ है, जो हकीकत है और मुख्तलिफ राज अपनी मिट्टी में दफन किए हुए है, लेकिन शायद रूहानी तौर पर एक बेचैन सी जगह जो साजिशों, जंगों, मोहब्बत और खून के दरिया से लबरेज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानीपत की, जिस ज़मीन ने हिंदुस्तान में बादशाहत का निज़ाम बदल दिया। उस कदीम शहर की ज़मीन पर कदम रखते ही आपको मालूम होगा कि वहाँ की फ़िज़ाओं में एक अजीब सी वीरानी, मातम और मायूसी सी है। कभी यहाँ बुज़ुर्गों, सूफ़ी संतों का क़याम था, जिनकी मज़ार आज भी यहाँ अक़ीदतमंदों के लिए फैज़ पहुँचाने का मरकज़ हैं। यहाँ हज़रत बू अली शाह कलंदर नोमानी, उनकी वालिदा हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती, शेख फ़खरुद्दीन नोमानी और दीगर बुज़ुर्गों की मज़ारें मौजूद हैं। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में कुल 2.5 कलंदर हैं, जिसमें से पहला नंबर पानीपत के शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर नोमानी का है। दूसरे नंबर पर हज़रत लाल शहबाज कलंदर दरगाह, जो कि पाकिस्तान प्रांत सिंध के शहर सहवन शरीफ में मौजूद है, और तीसरी इराक़ में हज़रत राबिया बसरी को आधा कलंदर माना जाता है। ख़ातून बुज़ुर्ग होने की वजह से इन्हें आधा कलंदर ही माना जाता है। पानीपत में हज़रत बू अली शाह दरगाह में हाली ओरिएंटल लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर भी है। इसमें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में पहली से लेकर इंटर तक की तकरीबन सभी किताबें मौजूद हैं। इस्लाम मज़हब और कलंदर पीर पर रिसर्च करने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। कई विश्वविद्यालय इस पर पीएचडी तक करवा रहे हैं। यहाँ की जंगें मशहूर हैं। पानीपत की पहली जंग 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी, और लोधी की शिकस्त के बाद यहाँ से मुगलिया सल्तनत की नींव पड़ी। पानीपत की दूसरी जंग 5 नवंबर 1556 में बैरम खां और हकीम शाह सूरी के सेनापति हेमू के बीच हुई थी, जिसमें हेमू को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पानीपत की तीसरी जंग अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को हुई थी। इस जंग में गार्दी सेना के लीडर इब्राहिम गार्दी ने मराठों का साथ दिया था, जबकि अफ़गान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, और इसमें अब्दाली की फतेह हुई थी। 1947 हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम का वक्त था और बेहद बुरा मंजर था। इस शहर में 1947 तक 360 मस्जिदें थीं, जो तकसीम के बाद कब्ज़ा कर ली गईं या शहीद कर दी गईं। वहाँ की बेनूरी और ज़र्रे ज़र्रे पर महसूस करने वाली खामोश सी चीख पुकार अपने माजी का खुलासा करती है, और ये वही जगह थी जहाँ आज़ादी से पहले हर गली, हर घर से तिलावत कुरान की आवाज़ आया करती थी। हिंदुस्तान का ये वाहिद ऐसा शहर था जहाँ आला दर्जे के मुसलमानों की रिहाइश हुआ करती थी, जो इल्मी, अदबी, मुआशी, तिजारती और परहेज़गारी की तर्ज पर सबसे अव्वल थे। यहाँ मुसलमानों का हीरे जवाहरात, सोना और चांदी की ख़रीद फ़रोख्त में सबसे ज़्यादा दखल था। यहाँ की हवेलियाँ निहायत खूबसूरत और नक्काशीदार हुआ करती थी, पर अफसोस कि आज वो खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं। यहाँ मर्द के साथ साथ ख़वातीन का भी हाफिज़ कुरान होना लाजिम था। किसी हद तक घर के तमाम अफराद हाफिज़ हुआ करते थे। पानीपत क़ारी सिद्दीक़ बांधवी की शुरुआती तालीम का मरकज़ भी रहा, जिसे उन्होंने तक़सीम के वक्त मजबूरन छोड़ दिया। तक़सीम का मंज़र बहुत हौलनाक था। उस वक्त कोई किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि एक नासमझ हुजूम की कोई शक्ल नहीं होती, और उनमें जज्बात और एहसासात भी मर चुके होते हैं। पानीपत से लेकर दिल्ली तक रास्ते में जितने भी दरख्त थे, सब पर हाफिज़, क़ारी, उलमा और ख़वातीनों की असमतदरी के बाद उनकी लाशों को लटका दिया गया था, जो कुछ वक़्फ़े बाद परिंदों की खुराक बन चुके थे। कत्ल गारत के वक्त रंजिश नाम का शैतानी अमल जहन में होता है। जो भी हुआ, उसने उस खूबसूरत शहर की पाकीज़गी और तालीमात का ख़ात्मा कर दिया, जहाँ से इल्म और अदब की रोशनी सारे जहान में फैल रही थी। पानीपत ने बहुत सी रियासत को जमते और उजड़ते देखा है, और ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि इस ज़मीन ने किसी हुकूमत को 100 साल से ज़्यादा टिकने का मौका नहीं दिया।
وہاں موجودہ وقت میں 10% مسلم ہیں جو وہاں کے مقامی نہیں ہیں بلکہ اتر پردیش اور بہار کا ایک کمزور طبقہ ہے جو وہاں چٹائی اور دری بننے کا کام کرتا ہے اور نہایت پسماندگی کی زندگی گزارتا ہے۔ اگلی بار پھر اسی طرح کی پیشکش ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جے ہند۔